वेलकम टू मेंटोरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा करंट अफेयर होगा कि ऊर्जा कूटनीतिक और भारत अमेरिकी टैरिफ संकट। ये सबसे पहला टॉपिक है हमारा। इसमें क्या है कि रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध और भारत की रणनीतिक दुविधा। इसको देखते हैं हम डिटेल में कि संदर्भ क्या है कि अमेरिका का रूस प्रतिबंध विधेयक। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने वाले विधेयक को ग्रीन लाइट यानी सहमति दे दी है। वह ये कि वहाँ पे अमेरिका संसद के अंदर यानी संसद, वहाँ पे कांग्रेस बोलते हैं, तो उसमें एक विधेयक लाया जा रहा है। क्या उसका विधेयक का नाम है कि 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। किस पे लगाया जाएगा? जो कि जो लोग जो देश रूस से तेल खरीदते हैं, जो भी रूस से तेल खरीदते हैं उन पे कितना 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। उसके लिए एक विधेयक लाया जा रहा है। तो उस पर ट्रंप सरकार ने उस पर ग्रीन लाइट दे दी है, मतलब सहमति दे दी है। तो ये निर्णय वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक भू राजनीतिक भूकंप के समान माना जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, तो कि रूस की आर्थिक नाकेबंदी की, मतलब ये चाहते हैं कि रूस को घेरा जा सके। इसलिए लक्ष्य है कि रूस के राजस्व स्रोतों को, विशेषकर तेल निर्यात को पूरी तरह समाप्त करना है। ये अमेरिका का उद्देश्य है, इसलिए ये विधेयक लाया जा रहा है। दबाव क्या होगा? दबाव के साधन लगा रखे हैं लीवरेज, जैसे कि सीनेट लिंडसे ग्राहम, ये मतलब एक सीनेटर है, ठीक है। क्या नाम है? लिंडसे ग्राहम के अनुसार ये कह रहे हैं कि ये विधेयक भारत, चीन, ब्राज़ील जैसे देशों को रूसी तेल से दूर करने के लिए एक लीवरेज यानी दबाव के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये कौन ला रहा है? सीनेटर कौन है? लिंडसे ग्राहम, ये व्यक्ति है, वो ला के आ रहा है ये बिल। और इस बिल को ग्रीन झंडा या ग्रीन सहमति भी मिल गई है, मतलब उसको कि कांग्रेस में पेश किया जा सकता है। तो ये दबाव किस किस पे डालने के लिए है? रूस से तेल खरीदने के रोकने के लिए। कौन खरीदता है रूस से तेल? कि ब्राज़ील खरीदता है, भारत खरीदता है और चाइना, ये ज़्यादातर रूस से तेल खरीदते हैं। तो ये अमेरिका इन पे दबाव बना रहा है कि आप रूस से तेल ना खरीद के कहाँ से खरीदें? अमेरिका के संसाधनों से या अमेरिकी कंपनियों से, ऐसे भी कह सकते हैं ना। तो भारत के लिए संकट का क्या है कि संप्रभुता पर भी एक तरफ से ये क्या है? चोट है। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए रूस पर काफ़ी निर्भर रहा है, क्योंकि हमेशा हमारा भारत है ना ऊर्जा ज़रूरतों के लिए किस पे निर्भर रहा है? रूस पर, क्योंकि हमने ज़्यादातर तेल वहाँ से हमारा इंपोर्ट किया जाता है, रूस से ही किया जाता है। और रूस से तेल थोड़ा सस्ता रहता है, इसलिए भी करते हैं हम इंपोर्ट वहाँ से। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो ये GS2 के अंदर IR सेक्शन है, वहाँ से आएगा, वहाँ से इम्पोर्टेंस है इसके टॉपिक की। ये प्रकरण भारत अमेरिकी संबंधों जैसे में ट्रेड एवं एनर्जी के बीच में बढ़ते तनाव को रेखांकित करता है। क्या बात करता है कि ये भारत और अमेरिका के जो संबंध है ना, उनमें भी ट्रेड और एनर्जी के बीच में बढ़ते तनाव को रेखांकित करता है। अभी ये देखो, ऊर्जा सुरक्षा मतलब क्या है कि भारी, और उसको व्यापार को ऊपर रखा हुआ है। तो ऊर्जा सुरक्षा को इसने ज़्यादा महत्व दिया। सिनॉप्सिस में देखें तो अमेरिकी विधेयक है ये। क्या कौन सा विधेयक है? 500% टैरिफ लगाने की बात करी है। किस पे? जो रूस से तेल खरीदे उन देशों पे। उद्देश्य है कि रूसी राजस्व समाप्त करना है, यानी मेनतः ऑयल, जहाँ पे ऑयल से इसको प्राप्ति होती है राजस्व की, वो रूस की राजस्व समाप्ति करने का बात है। और इसको हथियार कौन सा अपनाया? लीवरेज यानी दबाव। प्रभाव किस पे पड़ेगा? भारत पे प्रभाव पड़ रहा है, तो उसमें कैसा? रणनीतिक स्वायत्तता पर चुनौती है। निष्कर्ष होगा कि ट्रेड बनाम एनर्जी का तनाव चल रहा है। ये व्यापार और एनर्जी, जब ये हमने देखा कि व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा की बात करी, वैसे ही। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दूसरा, संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2026। इसमें रिपोर्ट क्या है कि ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UN देशा द्वारा जारी एक प्रमुख वार्षिक प्रकाशन है। किसने जारी, कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग है, UN के अंदर ही है ना, देशा उसको बोलते हैं। तो ये प्रकाशित करता है। वैश्विक विकास दर कितनी बताइए? 2.7%। 2026 की अनुमानित वैश्विक विकास दर 2025 में थी
2.8% से मामूली कमी है। क्योंकि इस बार कम क्यों है? जैसे कि टैरिफ का वजह भी तो एक है, टैरिफ की वजह भी है, क्योंकि अभी इस वैश्विक कितनी बताइए 2.7, पिछली बार कितना था 25 की, तो 2.8 से अनुमानित था, इस बार अनुमानित है 2.7। भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, विश्व में सबसे ज़्यादा प्रमुख तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है तो कौन सी है? भारत है। भारत की अर्थव्यवस्था का कितना बताया? 6.6%। रिपोर्ट में भारत की विकास दर बताया कि 6.6% रहने का अनुमान बताया, और जो इसे वैश्विक मंच पर अग्रणी बनाता है। सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा विकास दर किसकी बताइए? भारत की। कितनी है? 6.6%। विकास दर की तुलना करें तो क्या है कि विश्व की बात करें तो हमने अभी देखा कि 2.7%, भारत की बात करें तो 6.6%। तो ये भारत की है और ये विश्व की है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका, विकास दर किसकी ज़्यादा है? भारत की। ये हमने देखा। आगे बात करें तो स्थायी निवेश के लिए प्रमुख खतरे। स्थायी निवेश के लिए प्रमुख खतरों की बात करें तो भू आर्थिक विखंडन, और दूसरा है उच्च ब्याज दरें। वैश्विक मुद्रास्फीति में गिरावट के बावजूद विकसित देशों में श्रम बाजार की तंगी एक चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। तो ये हमने देखा। इसकी परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो ये UN देशा की प्रमुख भूमिका, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये पूछा जा सकता है, 1 नंबर। दूसरा है कि आंकड़ों का अंतर देखते हैं कि वैश्विक स्तर पे विकास दर की बात करें तो 2.7 था और भारत की बात करें तो 6.6%। ये 2026 की बात है। और अगर 2025 की बात करें तो वैश्विक स्तर पे थी पिछली बार 2.8%, इस बार कितनी है? 2.7%। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तीसरा, बहुपक्षवाद का संकट। अमेरिका का ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से हटना, और अभी अमेरिका ने क्या किया है, बहुत से इंटरनेशनल अलायंसों से अपने आप को विड्रॉल किया, बार किया है। 60+ अलायंस थे जिससे ये अमेरिका बाहर हुआ है। तो उसमें से एक है हमारा, ये भारत के द्वारा बनाया गया सोलर इंडियन मतलब ये सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इससे ये भारत ने स्थापना करी थी, और इसका मुख्यालय बात करें हेडक्वार्टर तो वो हमारे कहाँ पे? गुड़गांव के अंदर। एक प्रमुख भू राजनीतिक दबाव जो कि वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती दे रहा है। अमेरिका फर्स्ट नीति, मतलब अमेरिका भी बताता है कि हम फर्स्ट अमेरिकन्स के नीति के तौर पे हम काम करेंगे। तो ट्रंप प्रशासन का औपचारिक निर्णय क्या है कि विड्रॉल करना है इंटरनेशनल अलायंस से। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस से हटने की क्या करी इन्होंने? घोषणा करी। उद्देश्य क्या है कि घरेलू हितों को प्राथमिकता देना। घरेलू हित मतलब क्या कि अमेरिका फर्स्ट, ये नीति उनकी किसकी? ट्रंप प्रशासन की। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? सोलर अलायंस से एग्जिट कर दिया। और नेक्स्ट है कि ISA एक ऐतिहासिक पहल क्या थी कि स्थापना कब हुई थी? 2015 के अंदर। ये किससे स्थापना हुई थी? COP21 में जब बैठक हुई थी COP21 की, उसमें ये बात करी कि 2015 के अंदर ही COP21 की बैठक हुई थी, उसी में ये निर्णय लिया गया कि सोलर अलायंस का स्थापना किया जाए। तो उसको कहाँ पे स्थापना करी? ये भारत के अंदर ही स्थापना करी। संस्थापक कौन है इसका? भारत और फ्रांस, दोनों ने मिलकर करी थी, है ना। फ्रांस ये और ये भारत। तो इन्होंने आगे क्या किया कि इसका महत्व बात करें तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विश्व का सबसे बड़ा मंच था कौन सा? ISA। तो उससे अभी अमेरिका ने बाहर हो गया। प्रभाव क्या पड़ेगा? वित्तीय पोषण पर संकट पड़ेगा। प्रभाव पहला, वित्तीय पोषण पर क्या होगा? संकट। अमेरिका के हटने से ISA के संसाधनों पर भी भारी दबाव आएगा, क्योंकि वहाँ से जो वित्तीय पोषण मिलता था अमेरिका से वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका वहाँ से बाहर हो गया। इसलिए इस पर क्या दबाव आएगा? संसाधनों पर। वैश्विक परियोजना के लिए फंडिंग की क्या होगी? कमी होगी। ये एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी। अग्रवाद का पैटर्न, अब ये अलगाववाद का पैटर्न, ये नया टॉपिक है हमारा चौथा टॉपिक है पैटर्न। इसका देखते हैं क्या है। मतलब अलगाववाद क्या है कि अमेरिका ने क्या किया, इससे दूर होने की कोशिश की, ये इसको बोलते हैं अलगाववाद, है ना। तो ISA की सदस्यता छोड़ना, ये कौन छोड़ी? अमेरिका ने छोड़ दी।
पेरिस जलवायु समझौता, इससे भी अमेरिका बाहर हो गया। पेरिस जलवायु समझौता है, इससे भी बाहर हो गया। तो ग्लोबल वार्मिंग से भी लड़ाई में भी पीछे हट गया। WHO, इससे भी अमेरिका बाहर निकला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, फंडिंग पर रोक लगाने के संकेत। तो ये अमेरिका बड़े बड़े संगठनों से भी बाहर निकला है कि पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका बाहर हुआ, ISA से भी बाहर हुआ और WHO से भी बाहर हुआ। तो ऐसे 61+ मतलब इससे बाहर हुआ अमेरिका। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है हमारा कूटनीतिक शून्य। कूटनीतिक शून्य का विश्लेषण। अमेरिका के हटने से वैश्विक नेतृत्व की में शून्यता हुई। चीन की रणनीति क्या होगी कि शून्य को भरने का प्रयास रहेगा कि जैसे अमेरिका बाहर निकला है तो अमेरिका की जगह कौन लेने की कोशिश करेगा? चाइना। भारत के लिए चिंता क्या होगी कि ये एक सीधा रणनीतिक खतरा होगा, स्ट्रेटेजिक थ्रेट होगा हमारे पे। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो ये वैश्विक लीडरशिप यानी ग्लोबल लीडरशिप भारत के पास नेतृत्व करने का एक अवसर और चुनौती दोनों हैं अभी इस समय की। और दूसरा है कि पर्यावरणीय कूटनीतिक, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भारत की सक्रिय भूमिका, ये भी हमारे टॉपिक आता है एग्जाम के अंदर। और रणनीतिक स्वायत्ता की बात करें तो गुटबाजी के बीच संतुलन बनाना, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। निष्कर्ष में देखें तो अमेरिका फर्स्ट नीति अपनाता। अमेरिका आज ट्रंप प्रशासन में अमेरिका का मानना है कि अमेरिका फर्स्ट नीति अपनाएंगे। ISA से वापसी करी अमेरिका ने, फंडिंग संकट होगा, कूटनीतिक शून्य होगा क्योंकि अभी कोई कूटनीतिक प्रदर्शन करने वाला नहीं है, क्योंकि इसको भरने के लिए कौन आएगा? चीन आएगा। चीन का उभार रहेगा क्योंकि अमेरिका जैसे ही बाहर निकला है तो यहाँ पे इसका दबदबा किसका हो जाएगा? चीन का। भारत के लिए चुनौती का विषय। नेक्स्ट है शैडो फ्लीट। शैडो फ्लीट है वैश्विक समुद्री सुरक्षा पर संकट, तेल और अर्थव्यवस्था, अवैध व्यापार, खतरा और संघर्ष, असुरक्षित नौवान, अंतर्राष्ट्रीय जल और निगरानी। इसका मुद्दा ये है क्या हुआ कि काला सागर और तुर्की, ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ काला सागर है और ये तुर्की है, तो इसके बीच में व्यापारी जहाज हैं। कार्रवाई क्या करी इन्होंने कि अमेरिका और नाटो के द्वारा निगरानी रखी गई किस पे? इन जहाज पे, फ्लीट्स पे कार्रवाई करी कि अमेरिका और इन्होंने निगरानी रखी। और लक्ष्य क्या रखा? रूसी तेल ले जा रहे अघोषित जहाज़ों को डुबो देना, या मतलब उनसे लूटपाट करना। तो काला सागर और तुर्की के जल संधि है, उसमें रूसी तेल ले जा रहे अघोषित जहाज़ों पर अमेरिका और नाटो की सख्त कार्रवाई करेगी इन्होंने। शैडो फ्लीट क्या है? शैडो फ्लीट क्या है तो देखें, सबसे पहले देखते हैं कि जहाज पुराने और जर्जर। दूसरे नंबर बीमा, कोई आधिकारिक बीमा नहीं है। तीसरे नंबर स्वामित्व, छिपा हुआ स्वामी है नहीं, ये उन पुराने या और बिना बीमा वाले जहाज़ों का बेड़ा है जिनका उपयोग रूस पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्राइम कैप्स से बचने के लिए करता है। किसके लिए? शैडो फ्लीट्स क्या है? सबसे पहले तो वो जहाज होंगे जो सबसे पुराने होंगे और जर्जर हो रखे होंगे। दूसरी बात है कि उसका कोई आधिकारिक बीमा नहीं होगा। तीसरी बात है कि उसका स्वामी होगा, वो छुपा हुआ होगा, हिडन ऑनरशिप्स होगी। और ये जहाज पुराने होंगे और बिना बीमा के होंगे, और ऐसे जिसका उपयोग क्या हो रहा होगा? रूसी पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए प्राइम कैप्स है उससे बचने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। हालिया घटना क्या हुई अभी कि तुर्की के पास में एक टैंकर में आग लगने की घटना। अमेरिकी नौसेना रूसी ध्वज वाले एक जहाज को जब्त किया। किसने किया? ये अमेरिकी नौसेना ने किया। उस जहाज पे किसका ध्वज लग रखा था? रूस का। तो उस अमेरिका सेना ने क्या किया? उस पर कार्रवाई की। इन घटनाओं ने वैश्विक बाजार में हलचल बढ़ा दी। क्या किया है? दो घटनाएं घटी कि तुर्की के पास में तो एक टैंकर में आग लग गई है, और दूसरा हुआ कि अमेरिकी नौसेना ने क्या किया? रूस की जो जहाज थी उस पर कार्रवाई करी। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा इससे? टैंकर में आग और जहाज की जब्ती के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में 2% का तनाव तत्काल उछाल आया। कितना? 2% का तत्काल उछाल आया। मतलब इतना महंगा हो जाना है कि सिर्फ क्या काम हुआ एक तुर्की के पास में टैंकर में आग लग गई थी, और दूसरा है कि एक जहाज जब्त किया था रूस का। किसने किया था? अमेरिकी नौसेना ने। तो उस वजह से
तेल की कीमतों में 2% का इजाफा हो गया। पर्यावरणीय जोखिम की बात करें तो बीमा का अभाव होना, दुर्घटना होने पर भरपाई कौन करेगा। खतरा क्या होगा कि समुद्री प्रदूषण और ऑयल स्पाइल को उच्च जोखिम हो जाएगा। ये स्थिति अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के गंभीर चिंता का विषय होगा, क्योंकि समुद्र का जो मामला होता है वो कौन देखता है, IMO, इंटरनेशनल मैराइन ऑर्गेनाइजेशन। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो अनक्लोज है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, समुद्री कानून संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। दूसरा है ग्लोबल सप्लाई चेन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उसमें बाधाएं आएगी, समुद्री सुरक्षा की बात है, ये हमारे टॉपिक है। निष्कर्ष में बात करें तो शैडो फ्लीट केवल एक आर्थिक रणनीतिक नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पश्चिमी एशिया यानी लेबनान। लेबनान में ब्लू लाइन की सुरक्षा का मामला। भौगोलिक और रणनीतिक विश्लेषण की बात करें तो देखें, लेबनान की सेना द्वारा दक्षिण लेबनान में लिटानी नदी, ये जैसे कौन सी नदी, लिटानी नदी के किनारे स्थायी चौकियों की स्थापना करी। किसने करी है, लेबनान की सेना ने। कहाँ पर, दक्षिणी लेबनान में। दक्षिणी लेबनान ये रहा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लिटानी ये नदी है, इस पे क्या करा इन्होंने, स्थायी चौकियों की स्थापना करी। उद्देश्य क्या है, संप्रभुता और सुरक्षा को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो लिटानी नदी और ब्लू लाइन, लिटानी नदी कौन सी है, ये लिटानी नदी है, और ब्लू लाइन है ना ये वाली जो रेड लाइन है, ये इसको ब्लू लाइन, इजराइल और लेबनान सीमा है। ये जो ये वाली सीमा है वो इजराइल और लेबनान की सीमा है। ये नदी है, ये नदी से कुछ किलोमीटर उत्तर में बहती है और रणनीतिक रूप से ये इसको बफर जोन भी माना जाता है। किसको, लिटानी नदी को। लिटानी नदी कहाँ पे चलती है, लेबनान के अंदर। UNSC प्रस्ताव 1701 मुख्य प्रावधान क्या था, इजराइल लेबनान सीमा पर सशस्त्र समूह विशेषकर हिजबुल्लाह की अनुपस्थिति। कहाँ पर, या लेबनान के अंदर। लेबनान और इजराइल की जो सीमा है यहाँ पर हिजबुल्लाह की अनुपस्थिति का प्रस्ताव था। ये सशस्त्र समूह का अनुपस्थिति की बात करी थी। कब करी थी, 1701 ये प्रस्ताव आया था UNSC के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अधिकार क्या मिला इसे कि इस क्षेत्र में केवल लेबनानी सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की उपस्थिति ही अनुमति होगी। किस किस की अनुमति होगी कि या तो लेबनानी सेना होगी और दूसरी होगी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की, यही उपस्थित होंगे। कहाँ पर, यहीं पे। नेक्स्ट है हमारा भारत संबंध। इसके साथ में अगर भारत का संबंध देखें तो सैन्य उपस्थिति, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। भारत के सैनिक UNIFIL मिशन के तहत लेबनान में तैनात है, मतलब भारत के भी सैनिक यहाँ पर तैनात होते हैं। भारतीय सेना यहाँ शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती है। भारत का संबंध, रणनीतिक हित देखें तो ऊर्जा की सुरक्षा की बात करें तो पश्चिमी एशिया में शांति और तेल और गैस आपूर्ति के लिए अनिवार्य, इसलिए यहाँ पे शांति का होना जरूरी है, क्योंकि तेल और गैस की आपूर्ति के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारतीय डायस्पोरा की बात करें तो इस क्षेत्र में रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा प्रत्यक्ष रूप से और शांति पर निर्भर करती है। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो लिटानी नदी है जो कि दक्षिणी लेबनान की प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। लिटानी नदी दक्षिणी लेबनान की प्रमुख विशेषता है। UNSC प्रस्ताव 1701 ये हिजबुल्लाह मुक्त क्षेत्र केवल लेबनानी सेना को तैनात करता और संयुक्त राष्ट्र की सेना भी या शांति की सेना यहाँ पे स्थापित की जाती है। यहाँ पे भारत की कौन सी है, कहाँ पर है, UNIFIL के अंदर भारत की शांति सेना भी यहाँ भागीदार है। रणनीतिक महत्व की बात करें तो पश्चिमी एशिया में शांति का होना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देता है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। हमारे मेंटोरा क्लासेस को आप ज्वाइन करें। मेंटोरा क्लासेस टेलीग्राम ऑफिशियल पे हैं, उसको आप ज्वाइन करें और मेंटोरा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।